गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से होम साइंस का जो सेकंड प्रैक्टिस पेपर दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर बेस्ड है यूनिट सेकंड और यूनिट 6 पर। ओके, चलिए तो देखते हैं यूनिट सेकंड कौन सी है। हमारी जो सेकंड यूनिट है बच्चों वो है हमारी न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिट से आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इट मीन्स सेकंड यूनिट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सेकंड यूनिट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस यूनिट से बच्चों आपके 23 यानी कि 23 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो आपकी 6 यूनिट है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इस यूनिट से आपके आएंगे बच्चे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आज हम इन दोनों यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपकी कितनी तैयारी है। सभी बच्चे प्रैक्टिस पेपर जरूर करेंगे। प्रैक्टिस पेपर से ही पता लगता है कि आपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कितना तैयार किया है। चलिए बच्चे, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 25 नंबर का पेपर है और जिसमें आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटे का। सभी बच्चे अपने आप को जरूर पेपर करके देखेंगे, चेक करेंगे कि आपने कितना खुद को तैयार किया है। पहला क्वेश्चन लेते हैं अब हम। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सीय उद्देश्य के लिए भोजन के उपयोग से संबंधित आहारिकी की शाखा कौन सी है? विच इज द ब्रांच ऑफ डायटेटिक्स कंसर्न विद द यूज ऑफ फूड फॉर थेरापेटिक पर्पस। यहाँ पर आपको डायटेटिक्स की शाखा बतानी है कि वो कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: आहार चिकित्सा, संक्रामक रोग चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सा और मादक द्रव्यों का सेवन चिकित्सा। तो बच्चों यहाँ पर इसका हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर होगा आहार चिकित्सा। ए हमारा आंसर राइट होगा। ये हमारा राइट आंसर है, आहार चिकित्सा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्टिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर डैश ऑफ डिजीजेज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फोर्टिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? यस, फॉर व्हाट मीन्स यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा क्योरिंग। यहां पर आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? यहां पर आपका आंसर आएगा क्योरिंग या फिर इलाज करना। ये आपका राइट आंसर होगा। इसको हिंदी में देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों के लिए प्रबलीकरण से क्या उपयुक्त है? तो प्रबलीकरण से उपयुक्त क्या है? इलाज करना उपयुक्त है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज आईडीडी मीन? आईडीडी का क्या अर्थ है? आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयरन डेवलपमेंट डिसऑर्डर या फिर आयोडीन डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो बच्चे यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन हीनता विकार। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। डैश अभियान का उद्देश्य एड्स की रोकथाम, एड्स की प्राथमिक रोकथाम सेवाओं के बारे में जानकारी फैलाना था। कौन से अभियान का उद्देश्य? तो बच्चों इसका आंसर है रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान का उद्देश्य एड्स की प्राथमिक रोकथाम सेवाओं के बारे में जानकारी फैलाना था। तो रेड रिबन एक्सप्रेस किस लिए चलाई गई थी? एड्स के बारे में जानकारी फैलाने के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। द टर्म डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1972 बाय कोब्रेल। तो इसका आंसर होगा बच्चे कम्युनिकेशन। क्या आंसर होगा इसका? कम्युनिकेशन होगा कि विकास संचार शब्द पहली बार 1972 में क्यूब्रल द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया संचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ उस हद तक बिगड़ जाते हैं जब वे मनुष्य के खाने योग्य नहीं रहते हैं। ये भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों विषैलापन। विषैलापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ उस हद तक बिगड़ जाते हैं कि जब वे खाने योग्य नहीं रहते हैं। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन में बच्चे आपको मैचिंग करनी है। चलिए तो देखते हैं कैसे मैचिंग करेंगे अब हम। देखिए सबसे पहले आता है पेरिशेबल फूड। पेरिशेबल फूड कौन सा होता है? अविकार्य खाद्य पदार्थ। ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा दूध। तो पेरिशेबल फूड कौन सा हो गया? वो हो गया हमारा मिल्क या फिर दूध। चलिए तो मेडिकल फूड देखते हैं। मेडिकल फूड कौन सा है हमारा? मेडिकल फूड हो गया लैक्टोज फ्री मिल्क। ये हमारा मेडिकल फूड हो गया। ठीक है, पेरिशेबल फूड हमारा कौन सा हुआ था? पेरिशेबल फूड हमारा हो गया था मिल्क। चलिए अब हम देखते हैं प्रिजर्व्ड फूड। प्रिजर्व्ड फूड हमारा क्या होगा? प्रिजर्व्ड फूड हो गया हमारा
फ्रोज़न पीज, ठीक है, ये हमारा ये हो गया। और फिर हम देखते हैं नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड हमारा क्या हो गया, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, वो हो गया हमारा सीरियल्स या अनाज, जो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चे, इसका आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है बच्चे, ये हमारा 7 क्वेश्चन का मैचिंग हो गई है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब इसके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है। तो हिंदी में देखते हैं हम। भारत और अन्य विकासशील देशों जैसे ब्राजील, पेरू, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और अन्य अनेक देशों में कई पहल की गई हैं। विकास संचार के प्रयासों से प्रौद्योगिकी तथा जनसंचार के साधनों का उपयोग मुख्यतः भविष्य के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करके किया जाता है। विषय तथा उपयोग की दृष्टि से इस क्षेत्र का व्यापक कार्य क्षेत्र है। चलिए तो अब इसके आधार पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारा क्वेश्चन है, इज कंसिडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर किसको माना जाता है, तो बच्चे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है जर्नलिज्म को या पत्रकारिता को। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किसको माना जाता है बच्चे, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि आईसीटी सेवा, आईसीटी क्या है, ऐसा समावेशी शब्द है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रसारण और दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को सम्मिलित करता है। क्या आंसर होगा इसका, तो बच्चे इसका आंसर होगा, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा कंप्यूटर। देखिए आईसीटी में क्या है, इसमें कंप्यूटर में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, डिजिटल प्रसारण भी है और सारी दूरसंचार की प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, कंप्यूटर की मदद से लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक सेवाओं और सूचनाओं को पहुंचाने को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ई चौपाल, ई गवर्नेंस, ई डिलीवरी या फिर ई कम्युनिकेशन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस इसका आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एडुसेट वॉज लॉन्च्ड इन, एडुसेट का प्रक्षेपण डैश में हुआ था। कब इसका प्रक्षेपण लॉन्च्ड कब हुआ था, ये आपको बताना है इसमें। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बच्चे गे, सितंबर 2004। इसका जो जो इसकी डेट है वो है 20 सितंबर 2004 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चे, 2004 को। ओके चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये अब हम सी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये 2 नंबर का होगा। सामुदायिक रेडियो क्या है, संक्षेप में बताइए। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज कम्युनिटी रेडियो। सामुदायिक रेडियो क्या है, सामुदायिक रेडियो है जो एक समुदाय विशेष के लिए रेडियो चलाया जाता है, उसे सामुदायिक रेडियो कहते हैं। जैसे जहाँ पर जिन लोगों की भौगोलिक और जो सामाजिक स्थिति है वो समान होती है और जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी समुदाय की सभी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को सुन पाते हैं, उसे सामुदायिक रेडियो कहते हैं। और सामुदायिक रेडियो का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इस पर प्रसारित किए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होते हैं और स्थानीय जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उनके मुद्दों से, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। इससे वहाँ के लोगों के कार्यक्रमों को गति मिलती है और वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे की समस्याओं को जान पाते हैं और एक दूसरे के जो कम्युनिकेशन है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इसमें आप इसके विषय में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको VAD और IDD इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। यहाँ पर आप सबसे पहले VAD के बारे में बताएंगे। VAD क्या है, विटामिन A डेफिशिएंसी, विटामिन A की कमी। ठीक है, उसको पहले आप डिस्क्राइब करेंगे कि विटामिन A का आविष्कार 1913 में किया गया था। ये हल्के पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है जो साधारण ताप पर नष्ट नहीं होता है, परंतु ऑक्सीकरण तथा सूर्य के प्रकाश से ये नष्ट हो जाता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थों में ये अपने मौलिक रूप रेटिनॉल के रूप में और वनस्पति खाद्य पदार्थों में ये अपने पूर्वगामी रूप कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, जो शरीर में प्रवेश करके अवशोषण से पूर्व रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हो गया VAD। और आप बताएंगे आप IDD।
आईडीडी क्या है? आईडीडी मीन्स आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीनहीनता विकार। आयोडीन के बारे में फिर आप डिस्क्राइब करेंगे। इसमें आयोडीन हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व है, परंतु यह सामान्य शारीरिक एवं मानसिक विकास और वृद्धि के लिए हमारे शरीर में अत्यंत आवश्यक होता है। आयोडीन खनिज जो होता है ये थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत आवश्यक होता है और इसकी अधिकांश मात्रा थायराइड ग्रंथि में होती है। और आयोडीन की कमी की जो प्रॉब्लम होती है, वो आयोडीन की कमी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है? वो पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरला में और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और गर्भावस्था के समय इस पोषक तत्व की कमी यदि भ्रूण में हो जाती है, जिसके कारण यदि हो जाती है तो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसमें बहुत सारी मानसिक और शारीरिक कमियां पाई जाती हैं। तो ये हो गया आईडीडी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय पोषण नीति एनएनपी के बारे में बताना है कि एनएनपी के अल्प अवधि हस्तक्षेपों का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पर देना है राष्ट्रीय पोषण नीति के बारे में। सबसे पहले इसमें आप एनएनपी की फुल फॉर्म लिख देंगे, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फिर इसके बारे में आप बताएंगे कि 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस किस के लिए? बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। क्यों की गई थी? उन सभी की पोषण स्थिति को सुधारने के लिए और बच्चों और उनकी माता के में जो अनीमिया की कमी हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से एनएनपी की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो बच्चे इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके आप इसका आंसर लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक भावी खाद्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में, एक भावी खाद्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होता है, उद्योग द्वारा आपसे किस ज्ञान और कौशल की अपेक्षा की जाती है? एज ए प्रोस्पेक्टिव फूड टेक्नोलॉजिस्ट, व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स डज द इंडस्ट्री रिक्वायर यू टू हैव? यहाँ पर आपको सारे स्किल्स लिखने हैं जो एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? देखिए उसको जो कच्ची सामग्री है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनकी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, उनके गुणों का ज्ञान होना चाहिए, उसके विश्लेषण का, उनके पोषक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, उनकी कीमत का ज्ञान होना चाहिए, जितने भी उसके अंदर रासायनिक पदार्थ यूज़ होते हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, टाइम की नॉलेज होनी चाहिए, उनके मॉइस्चर की, हीट की, ये सब नॉलेज उसको होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्री है उनके उत्पादन के लिए कच्चे खाद्य पदार्थों के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए और खाद्य स्वच्छता की उसको जानकारी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो खाद्य उत्पादन विकास है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। खाद्य उत्पादन विकास के बारे में उसको ये पता होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करने और उसकी पाक क्रिया, उसके अंदर जो जो कौशल चाहिए वो सब उसके अंदर होने चाहिए। उसके अलावा उसको उत्पादन के बारे में और उनका परीक्षण करने के बारे में पता होना चाहिए। और उसके अलावा उसको खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रण का परीक्षण और मापन कर सकने का ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए और उत्पादित खाद्य का परीक्षण करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, स्वाद को चखने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको किसकी बाद में विपणन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको लेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको पैक करने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा उसको पाक क्रिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसको माप तोल का ज्ञान होना चाहिए और उसको जो मूल रेसिपी है उसका डिज़ाइन बनाने का, विश्लेषण करने का, ये सब स्किल्स उसके अंदर डेवलप होने चाहिए। साथ ही साथ उसको जो खाद्य पदार्थ उसने बनाया है उसको संभालने का और उसको काम में जो लाया जाए उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। खाद्य उत्पादन से संबंधित जितने भी उपकरण यूज़ किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, उन सब के बारे में उसको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के बारे में और उसको नए नए डिज़ाइन के बारे में उसका ज्ञान, उसको कौशल होना चाहिए उसको। और उसको उसके बारे में अलावा उसको सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ये सभी उसके अंदर स्किल्स अवश्य डेवलप होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड कंप्लीट किया है जो DOE के द्वारा आपके लिए बनाया गया है। हमने इसको सॉल्व किया है। सभी बच्चे इसको तैयार करेंगे, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच नाउ।